आप सबको नमस्कार। मैं हूं आपका अपना विक्रम। जी हां, आपके अपने ही चैनल म्यूजिक लाइफ विद विक्रम छाबड़ा म्यूजिक लाइफ में जी हां बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। यदि आप हमारे इस चैनल के साथ अभी अभी नए नए जुड़े हैं, जी हां, इस चैनल पर आपको संगीत संबंधी ढेर सारी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जी हां, जिससे आपको संगीत संबंधी ढेर सारा लाभ हो पाए। यदि आप स्टूडेंट हैं, प्रारंभिक संगीत सीख रहे हैं, तो आपके भी काम आने वाली हम कुछ न कुछ जानकारियां लेकर आते हैं। यदि आप सिर्फ मनोरंजन के माध्यम से संगीत को जानना चाहते हैं, तो उस प्रकार के लिए भी आपके लिए कुछ न कुछ हम नया लेकर आते हैं। या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, या संगीत की दिशा में आप किसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी के लिए हम यहाँ इस चैनल पर कुछ ना कुछ हमेशा लेकर आते हैं। तो इसलिए यदि आप हमारे चैनल के साथ नए नए जुड़ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट्स व शेयर तो बनता ही है, जरूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और तक भी ज्ञान की वृद्धि हो पाए। जी हाँ, आपको इस चैनल पर, एक ही चैनल पर संगीत संबंधी ढेर सारी जो है कुछ न कुछ जानकारी आपको हमेशा मिलती है और मिलती रहेगी, ये हमारा आपसे वादा है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और आप नया कुछ जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी जरूर कमेंट्स पर लिखिएगा। और हमेशा हम आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। और नीचे दिए गई बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक हमारी पहुंच पाए और आप सभी लाभ उठा पाए। जी हाँ, मैं हूं आपका अपना दोस्त विक्रम, आपके ही अपने चैनल म्यूजिक लाइफ विद विक्रम छाबड़ा म्यूजिक लाइफ में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक विशेष प्रकार की जानकारी, जो कि ज्यादातर 6 से 8 क्लास के जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको इससे बहुत लाभ होगा। जो संगीत सीख रहे हैं और इसके अलावा जो संगीत की दिशा में किसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, या कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके भी काम आने वाली यह जानकारी हम आज आपके बीच में साझा करने जा रहे हैं। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए, आपके अपने ही चैनल म्यूजिक लाइफ विद विक्रम छाबड़ा के साथ। जी हाँ, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए गत गीत के बारे में जानकारी। जी हाँ, गीत क्या होता है, गत क्या होता है, इसके बारे में आपने हमेशा सुना होगा कि हाँ गीत बज रहा है, यहाँ पर गत बज रहा है। जो संगीत समझते हैं, जानते हैं, उनको तो मालूम होगा, विदित होगा। लेकिन जो अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए जुड़ रहे हैं या संगीत सीखना चाहते हैं, उनके मन में जिज्ञासा हुई है, तो उनके लिए भी ये काम आने वाली जानकारी आज मैं लेकर हाजिर हूँ आपके बीच में। जिस तरह गायन में जो शब्द, स्वर और ताल में बंधी किसी मधुर रचना को हम जब सुनते हैं तो मधुर लगती है, अच्छी लगती है, वह गीत कहलाती है। यानी कि जो तालबद्ध हो, स्वरबद्ध हो और सुनने में मधुर लगे, उसे हम क्या कहते हैं, गीत कहते हैं। कोई अगर आपसे पूछता है कि गीत क्या होता है, जी आप कह सकते हो स्वर ताल में बंधी हुई वह रचना जिसको सुनने से आनंद मिलता है, जिसके शब्दों में एक जान सी पे होती है, जिससे हमें मनोरंजन मिलता है, लाभ होता है, वह गीत कहलाती है। उसी तरह जो वादन है, जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, है ना, उसमें जो है स्वर प्रधान होता है, उसमें स्वर लय में जो बंधी हुई किसी भी मधुर रचना को हम गत कह सकते हैं। जी हाँ, जो स्वर और ताल लय में बंधी हुई जो रचना होती है, उसमें स्वर होते हैं, उसे हम गत कह सकते हैं। ठीक है, गायन में तो स्वर और ताल के साथ शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन सितार आदि जो वाद्य हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उनमें स्वर जो है ताल के साथ प्रधान रहते हैं। इसे मिजराब से बजाया जाता है। इसके जो बोल होते हैं सितार के, द, रा, दिर आदि का प्रयोग किया जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, उनकी फिंगर में एक कलात्मक शक्ति लाने के लिए, उनकी उंगलियों में एक जान पैदा करने के लिए जो है इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किन शब्दों का, द, रा, दिर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जो स्वर इंस्ट्रूमेंट पे बजते हैं, इस जो हम मिजराब से बजाते हैं, उसे हम गत कहते हैं। जी हाँ, इंस्ट्रूमेंट की भाषा में गीत को हम गत कहेंगे। आप सीधी भाषा में समझ लीजिए, जैसे गीत होता है शब्द प्रधान होता
है ना, स्वर को शब्द प्रधान होता है, तालबद्ध रचना होती है। उसी प्रकार जो गत है, गत स्वर प्रधान रचना होती है, इसमें शब्द नहीं होते हैं। यह सितार के बोल इसमें बनाए गए हैं और मिजराब से उंगलियों में एक सेटअप करने के लिए जो फिंगर्स है उनको आप मधुरता से चला पाए, उसके लिए द रा दिर दा रा दा दे रा इस प्रकार के जो शब्द हैं वो यूज किए गए हैं, जो निरर्थक होते हैं लेकिन एक कलात्मक जो शक्ति है उन्हें पैदा करते हैं। आपने तबले में देखा होगा, अक्सर तबले में दा तिलकिट तुन्ना कत्ता ताने तिलकिट दादा तिलकिट दागे तिलकिट ना तिलकिट ताके तिलकिट तुन्ना कत्ता तिलकिट दा तिलकिट दागे इस प्रकार के शब्द सुने होंगे, है ना। वो ताल के बोल होते हैं, टुकड़े बोलते हैं जिन्हें हम कायदे बोलते हैं। जैसे तीन ताल का कायदा दा दिन दिन दा दिन दिन दा दा तीन तीन ता दी दिन दा ठेका हो गया, है ना। इसी प्रकार से जो है गत में जो है वो दारे दा रा दीर देर ना ना ता तिर और कुछ तबले के शब्दों का भी उसमें प्रयोग किया जाता है, किनमें, गतों में। तो आपको आसानी से इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि उंगलियां चलाने के लिए जो है के ढंग के लिए जो है इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इससे वादन में यानी इंस्ट्रूमेंट में जो है सुंदरता कलात्मकता पैदा हो जाती है। ठीक है, एक विशेष प्रकार की शक्ति इनमें पैदा हो जाती है। इस तरह यह मधुर बजने लग जाते हैं। और इस प्रकार से गायन में जो है क्या है, गीत होता है। गायन में क्या प्रदान होता है, गीत होता है। उसी प्रकार से वादन में गत होती है। ठीक है, आजकल वादन में गत शब्द का प्रयोग केवल शास्त्रीय संगीत के प्रदर्शन में ही किया जाता है। आम भाषा में तो उसको गीत ही बोल देते हैं, लेकिन जो शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं या जो संगीत सीख रहे हैं सिर्फ उन्हीं को पता है कि गत क्या होता है, गीत क्या होता है। साधारण व्यक्ति तो अगर सुनेगा तो किस सितार को भी बोलेगा कि इसमें बहुत प्यारी धुन बज रही है, बहुत प्यारा इसमें गीत बज रहा है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, सितार हो, गिटार हो, संतूर हो, कुछ भी हो, पटीतरंग हो, कोई भी आपको इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो आम व्यक्ति जो होगा वो ये समझेगा इसमें गीत बज रहा है। लेकिन शास्त्रीय संगीत की जो भाषा में हम इसे गत कहते हैं। जबकि गायन में जो गीत शब्द शास्त्रीय और सुगम संगीत के दोनों ही रूपों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, गीत का प्रयोग जो है शास्त्रीय संगीत के रूप में भी और सुगम संगीत के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्वर लिपि। अब बात करते हैं स्वर लिपि की। पहले हमने बात की थी गीत क्या होता है, गत क्या होती है। ठीक है, गीत स्वर और शब्द प्रधान वह रचना होती है जो तालबद्ध रचना होती है, सुनने में मधुर लगती है, उसे हम गीत कहते हैं। और स्वर प्रधान वह रचना जो लय और ताल में बंधी होती है, जिसमें स्वर होते हैं केवल और निरर्थक शब्दों का सहारा लिया जाता है इसमें कलात्मक शक्ति को पैदा करने के लिए। ठीक है, इससे शास्त्रीय संगीत की भाषा में ही इसे हम गत कहते हैं, आम व्यक्ति से गीत ही समझते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया गत और गीत में क्या अंतर होता है। जो इंस्ट्रूमेंट पे बजाते हैं उससे हम गत बोलेंगे, लेकिन जो है हम उसको गाते हैं बजाते हैं उसे हम गीत कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्वरलिपि। देखिए स्वरलिपि क्या होती है, मैंने आपको एक बार पहले भी टॉपिक में बताया था, अगर आप प्लेलिस्ट पे जाके देखेंगे स्वरलिपि की बुराइयां अच्छाइयां के बारे में हमने टॉपिक बनाया था, उसमें बताया था। आज फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्वरलिपि क्या होती है। जिस प्रकार से हम अपने हृदय के भावों को किसी भी भाषा में बोल व लिख कर दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार गायन और वादन में जो कुछ गाया या बजाया जाता है उसको संगीत की भाषा में कुछ विशेष चिन्हों द्वारा लिखते हैं। देखिए जिस प्रकार से देवनागरी भाषा है आपकी हिंदी की, है ना, पंजाबी की गुरमुखी भाषा है ना, इस प्रकार के विभिन्न तरह की भाषाएं जो अलग अलग सांकेतिक प्रदान करती हैं आपके लिखित व मौखिक रूप को उसमें संजोने में, लिखने में। उसी प्रकार से जो है संगीत में भी जो है एक विशेष प्रकार की लिपि का इजाफा किया गया, इजाज किया गया, जिससे जो हमारी प्राचीन जो चीज़ें हैं, हमारे जो गाते हैं, हम जो बजाते हैं, उनके जो स्वर हैं, उनके जो शब्द हैं, उनको संभाल के रखें ताकि आने वाले जो विद्यार्थी हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वह उसको संजो कर रखें और सीखें और आने वाले और पीढ़ियों को भी सिखाएं, जिससे सभी को उसका लाभ हो। एक तरह की जिस प्रकार से सांस्कृतिक धरोहर है, जैसे आप किसी मंदिर में या किसी भी
जगह जाते हैं, विशेष जगह जाते हैं, वहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की लिपियों में कुछ ना कुछ लिखा मिलता है ना। जैसे प्राचीन काल के बारे में हमें कैसे पता लगा, इतिहास के बारे में हमें कैसे पता लगा, उस समय की कुछ लिपियां ऐसी मिली, कुछ चिन्ह ऐसे मिले जिनसे हमें पता लगा कि प्राचीन काल की सभ्यता कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे रहते थे। या आपकी हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जो 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थी हैं वो पढ़ रहे होंगे, है ना। इसी प्रकार से संगीत में भी इन धरोहरों को, इनको संभालने के लिए लिपि का यानी स्वरलिपि का प्रयोग किया गया, जिससे आपके जो ताल के बोल हैं या जो गीत के बोल हैं, जब शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं बच्चे, उनको पता है ख्याल ख्याल के बोल हैं, जो यानी कि जो राग हैं, रागों को कैसे संजो के रखा जा सकता है, उसलिए उन स्वरलिपियों का निर्माण किया गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यह विशेष प्रकार के चिन्हों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें अलग विशेष प्रकार की जो भाषा होती है वो स्वतंत्र होती है। ठीक है, और इस प्रकार से आपको मालूम चल गया होगा। इससे के स्वरलिपि जो है, स्वरलिपि ताल लिपि पद्धति कहते हैं। इन दोनों को, एक स्वरलिपि भी होती है और ताल लिपि पद्धति भी होती है। स्वरलिपि पद्धति के अलग चिन्ह होते हैं और ताल लिपि पद्धति के अलग चिन्ह होते हैं। लेकिन कमाल की बात अब ये देखेंगे कि जहाँ स्वरलिपि लिखी जाती है वहीं पर ताल लिपि को भी लिखा जा सकता है। जी हाँ, जैसे 16 मात्राओं की 3 ताल है। ठीक है, पहले हम किसी राग को लेंगे। अभी तो आप प्रारंभिक विद्यार्थी हैं, संगीत सीख रहे हैं। जैसे जैसे आप राग सीखेंगे, अपने गुरुओं की मदद लेंगे, तो आपको जब वो बताएंगे या आप कोई किताब, कोई बुक जो है बुक सेलर से लेकर आएंगे, उसमें आपको अलग अलग चिन्ह लिखे पाएंगे। सा के नीचे कुछ लिखा होगा, कोई बिंदी होगी, पा के नीचे कुछ और बिंदी होगी, नी के नीचे कुछ लिखा होगा, धा के नीचे कुछ लिखा होगा, या माँ के नीचे कुछ लिखा होगा। ठीक है, उनसे अलग अलग चिन्ह प्रकट होते हैं। वो चिन्ह हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे, लेकिन आज सिर्फ मैं जो आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए आया हूँ कि वास्तव में जो स्वरलिपि है वो किस प्रकार से चिन्हित की जाती है। ठीक है, अब पहले बात करते हैं नंबर 1, स्वरलिपि। इसमें जो है स्वर संबंधित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जिनका स्वर संबंधी जो चिन्ह होते हैं, जैसे आपने सारे गा मा पा धा नी पढ़ा हुआ है ना। और हमने आपको स्वर भी बताए थे, 4 कोमल होते हैं, एक तीव्र विकृत होता है। तो कोमल के लिए क्या चिन्ह होंगे, है ना, विकृत के लिए, तीव्र के लिए क्या चिन्ह होंगे। उसके बाद तार, मैंने सप्तक बताया था आपको कि तार सप्तक के लिए क्या चिन्ह होगा, और मंद्र सप्तक के लिए क्या चिन्ह होगा, सॉरी। इसी प्रकार से ताल लिपि, है ना, इसी प्रकार से ताल लिपि होती है। ताल लिपि के भी जो बोल हैं उनके अलग अलग चिन्ह होते हैं। जैसे धा दिन दिन दा, धा दिन दिन ता, धा तीन तीन ता, ता दिन दिन दा, ये 3 ताल है 16 मात्राओं की, है ना। या रूपक देखिए, तीन तीन ना, धिन्ना धिन्ना। इसमें जो खाली भरी मैंने बताया था कि खाली को दिखाने के लिए 0 का चिन्ह होता है, और फर्स्ट जो मात्रा है उस पर सम होता है, यानी क्रॉस का चिन्ह होता है, और खाली के लिए 0 का होता है। और बाकी जो ताड़ी होती है, जैसे 3 ताल में 1 5 13 पे ताड़ी आपको मालूम है। ठीक है, उसमें 1 पर क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा, नंबर 1 आ जाएगा, 5 में नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, 9 पे 0 लग जाएगा क्योंकि खाली है, 13 पे नंबर 3 लग जाएगा। तो इस प्रकार से ताल की जो स्वरलिपि है वो इस प्रकार से चिन्हित की जा सकती है। ठीक है, ताल संबंधी जो चिन्हों का प्रयोग इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर स्वर व ताल लिपियां दोनों एक साथ भी लिखी जा सकती हैं। ये बहुत कमाल की चीज है। जैसे सारे अलग भी ताल को लिखते समय केवल ताल के चिन्हों का ही प्रयोग किया जाता है। आरोह अवरोह पकड़ आलाप आदि लिखते समय केवल स्वर लिपि के चिन्हों का प्रयोग किया। जब आरोह लिखते हैं आपको होता है नीचे से ऊपर जाना आरोह होता है, अवरोह ऊपर से नीचे आना होता है, पकड़ किसी राग की पहचान कराता है। ठीक है, आलाप जो राग की में लिए जाते हैं उनके स्वर विस्तार के लिए, तो वहाँ पर केवल, क्योंकि तालबद्ध तो होता नहीं है, इसलिए वहाँ केवल स्वर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। या वादन के लिए जो ऐसे पूरी तरह वादन की जो रचना है वो लिखने के लिए स्वर व ताल लिपि दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आजकल स्वरलिपि शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। स्वरलिपि के लाभ ये हम आपको पहले बता चुके थे, इनके बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे बाद में किसी और दिन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर इनके बारे में हम बताएंगे। तो आज आपको समझ में आ गया होगा वास्तव में ताल लिपि पद्धति और स्वर लिपि पद्धति क्या होती है, गीत क्या होता है, गत क्या होता है। जी हाँ, आज हमने गीत की बात की है, गत की बात की है, शब्द, और आपके उसके साथ साथ हमने स्वर लिपि
और तालिपी पद्धति के विषय में जानकारी की बात की है, चर्चा की है। तो आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। यदि कोई भी आपको कंफ्यूजन लगती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं, तो हम आपका उसका आंसर जरूर एक वीडियो बनाकर आपको देंगे। और संगीत संबंधी बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम आपके लिए हमेशा लाते हैं और हमेशा लाते रहेंगे। इसीलिए हमारे साथ हमेशा आप जुड़े रहिए। आपको संगीत संबंधी जितना भी ज्ञान हम इजी से इजी तरीके से दे पाए, हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली बात होगी। और हमारा हौसला आपके प्यार, आपकी मोहब्बत से बढ़ता है। और यूं ही आपका स्नेह हमेशा हम पर बरसाते रहिए। और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस हमेशा लेकर आते हैं और आते रहेंगे। और संगीत को आप जितना प्यार से सुनेंगे, जितना ध्यान से सुनेंगे, आपको संगीत की उतनी ही जल्दी बारीकियां समझ में आएंगी। जी हाँ, और इस चैनल पे आपको पता है आपके मनोरंजन के लिए भी हम कुछ ना कुछ लेकर आते हैं और हमेशा लाते रहेंगे। तो यूं ही जुड़े रहिए अपने दोस्त विक्रम के साथ, आपके अपने ही चैनल म्यूजिक लाइव विद विक्रम छाबड़ा के साथ। फिर मिलूंगा किन्हीं और जानकारियों के साथ। हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और संगीत को के साथ हमेशा जिंदगी भर बने रहिए, क्योंकि संगीत तहा उम्र हमारे साथ जुड़ा रहता है। इसलिए हमने इस चैनल का नाम भी रखा है म्यूजिक लाइफ। जी हाँ, संगीत के साथ जिंदगी और जिंदगी के साथ आपका दोस्त विक्रम। तो इसलिए इस चैनल पर हमेशा संगीत संबंधी ही बातें होती है और हमेशा होती रहेंगी। धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।